नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इसलिए भी इसको कहा जाता है क्योंकि उस समय भारत सचिव मार्ले थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। वायसराय मिंटो थे, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने के पीछे कई कारण थे। आइए एक एक करके उन सभी कारणों पर चर्चा करने का प्रयास करें। सबसे पहला जो कारण था वह था 1891 में लाए गए अधिनियम में व्याप्त दोषों को दूर करना था। 1892 के अधिनियम में व्याप्त दोषों को दूर करना था, प्रथम उद्देश्य था इसको लाने का। दूसरा, थोड़ा सा दूसरी दिशा में अगर हम लोग चलने का प्रयास करें तब हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1905 में तत्कालीन भारत सचिव रिजले और तत्कालीन वायसराय कर्जन की मिली भगत से बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन, जिसके बाद देश में व्यापक तौर पर आंदोलन हुए। अंग्रेजी सरकार के प्रति रोष में वृद्धि हुई। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल में और नरम दल में। ठीक है, यहीं पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गरम दल, नरम दल तो उदारवादी थे, लेकिन गरम दल सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस से अलग होने के बाद, बल्कि कांग्रेस से अलग होने के बाद गरम दल के नेताओं ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इनके साथ साथ क्रांतिकारियों ने भी अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि देश में कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार चिंतित हो चुकी थी। उसी चिंता को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। वो इस चिंता को दूर करने के लिए इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहती थी। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण जो था, 1907 में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता अरुंडेल ने की थी और इसलिए शायद इसको अरुंडेल समिति कहा जाता है। इस अरुंडेल समिति ने दो प्रमुख अनुशंसाएं की थी। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, जिसके आलोक में, जिसकी अनुशंसाओं, जिसके आधार पर 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके नए सिरे से विभाजन को मूर्त रूप दिया गया। दूसरी जो इसकी अनुशंसा थी वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के रूप में दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होती है। चौथा कारण जो था, चौथा कारण उदारवादियों को, क्योंकि उदारवादी अभी भी अनुनय विनय की नीति पर चलना पसंद कर रहे थे, तो उदारवादियों को
संतुष्ट करना था। पांचवी बात, अंग्रेज भली भांति जानते थे कि अगर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे तो कहीं न कहीं इनकी ताकत कमजोर होगी, क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था, उसके पीछे भी तर्क है। बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, तो सलीमुल्लाह खां जो कि ढाका के नवाब हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन चलाया था मुसलमानों ने। दूसरी बात कि बंगाल के अधिकांश जमींदार हिंदू थे और अधिकांश किसान मुसलमान, और यही कारण था कि बंगाल विभाजन असफल नहीं हो पाया, क्योंकि बंगाल उसका केंद्र था और उस केंद्र में किसान वर्गों ने सलीमुल्लाह खां का समर्थन किया, ना कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का। तो अंग्रेजी सरकार ने इन गतिविधियों को समझा और वह मुसलमानों को पृथक करना चाह रहे थे, इसलिए इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी, वह थी निर्वाचन प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का सूत्रपात इसमें किया गया था। अब प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन पद्धति, इसका एक ही अर्थ होता है कि जिस समुदाय विशेष की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, जिस समुदाय की आबादी कम होगी उसके प्रतिनिधि कम होंगे। थोड़ा सा समझिएगा, मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी निर्वाचन में यह व्यवस्था की गई है कि 100 लोगों पर एक प्रतिनिधि होंगे, एक प्रतिनिधि। यदि किसी संप्रदाय विशेष की आबादी 200 है तो 2 प्रतिनिधि हो जाएंगे। किसी संप्रदाय विशेष की आबादी 400 है तो 4 प्रतिनिधि। तो संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का यही अर्थ होता है। यह इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी। हालांकि लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे, वो इस अधिनियम के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक पत्र मार्ले को लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है और किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसलिए आप एक बार फिर से इस प्रस्ताव पर विचार करें, अपने इस निर्णय पर विचार करें। लेकिन मार्ले ने उसके इस प्रस्ताव को नहीं माना और उसके निर्देश पर इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। उसके अनुशंसाओं पर उसने आगे अनुशंसाएं की और जिसके आधार पर इस अधिनियम को लाया गया। चूंकि उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कहा जाता है। मिंटो को भारत के इतिहास में सांप्रदायिक भावना भड़काने का जनक माना गया है, यही कारण है। आइए अब इसके प्रावधानों पर एक एक करके प्रकाश डालने का प्रयास करें कि आखिर कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे इस अधिनियम में। सबसे पहले, वायसराय की परिषद में कुल अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। ध्यान होगा, तो अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था तभी की जाती थी वायसराय के परिषद में
या प्रांतों में जब विधि निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाने वाला होता था, अर्थात सिर्फ कानून बनाते समय इस अतिरिक्त सदस्य की व्यवस्था की जाती थी। अन्यथा वायसराय की परिषद में अभी तक 1909 तक स्थायी सदस्य जो हुआ करते थे वो थे 6, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दिया गया, 1833 में चौथे अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया, 1853 में इस अस्थायी सदस्य को स्थायी बनाते हुए फिर से रेगुलेटिंग एक्ट वाली स्थिति लाई गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 5वें सदस्य को जोड़ा गया और 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत इसमें 6ठे स्थायी सदस्य को जोड़कर उसे लोक निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया था। तो ये जो 69 हुआ करते थे ये 6 के अतिरिक्त हुआ करते थे। अब थोड़ा यह समझने वाली बात है कि इनमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी कि 40% सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, लेकिन इसमें स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था कि 37 सदस्य सरकारी होते थे, 32 सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे। इन 32 सदस्यों में भी 27 निर्वाचित हुआ करते थे और 5 सदस्य वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 सरकारी हुआ करते थे, 32 गैर सरकारी हुआ करते थे। उन 32 सदस्यों में 27 निर्वाचित हुआ करते थे और 5 सदस्यों का मनोनयन वायसराय किया करते थे। याद होगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई थी, यानी कि मिनिमम 10 और अधिकतम 16। लेकिन इस बार इसको 69 कर दिया गया। उसमें 40% सदस्य का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। 50% सदस्य का मनोनयन वायसराय स्वयं किया करते थे और 50% सदस्यों का चुनाव हुआ करता था कलकत्ता वाणिज्य बोर्ड और प्रांत की विधान परिषदों के द्वारा। लेकिन इस बार 27 निर्वाचित कर दिया गया है। ठीक, 27 निर्वाचित, 5। इस बार क्या किया गया, यह पहली दफा था जब भारत परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में जगह दी गई। यह पहली बार था जब भारत परिषद में किसी भारतीय को जगह दी गई थी। इससे पहले वायसराय के मामले में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कैनिंग ने 3 लोगों को जगह दी थी, दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के राजा। तो वायसराय की परिषद में तो शुरुआत हो चुकी थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही, लेकिन भारत परिषद में, भारत सचिव के परिषद में ये पहली बार था जब किसी भारतीय को शामिल किया गया था। वो 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। इस प्रकार प्रशासनिक कार्य में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही साथ वायसराय की परिषद में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। उनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी शामिल करने के बाद। तो इस प्रकार 3 भारतीयों को इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक और विधि निर्माण प्रक्रिया में जगह दी गई थी। तीसरी बात, इनको कुछ अधिकार दिए गए थे।
इन अतिरिक्त सदस्यों को। जैसे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विशेषाधिकार जो दिए गए थे, उनमें अतिरिक्त सदस्यों को मत देने का अधिकार या बजट पर मत देने का अधिकार या बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार या बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उनको सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही अधिकार दिए गए थे, जैसे कि बजट के मामले में वो अपना विचार सिर्फ प्रस्तुत कर सकते थे। दूसरी बात कि 6 दिन की अग्रिम सूचना देकर वो लोग लोकहित में सवाल पूछ सकते थे। लेकिन इस दायरे को इस बार व्यापक बनाने की कोशिश की गई, जैसे इस बार उनको बजट पर मत देने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। चौथी बात जो इस अधिनियम को विशेष बनाता है कि आप सब जगह पढ़ते होंगे कि 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात किया गया था। प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि केंद्र में नहीं, प्रांतों में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। सिर्फ और सिर्फ प्रांतों में, केंद्र में, अर्थात वायसराय की परिषद में नहीं। प्रांतों में, जिसके लिए 3 निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल थे। पहला साधारण निर्वाचक मंडल, विशेष निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल। और मुसलमानों को एक विशेष तवज्जो दी गई थी कि मुसलमान प्रतिनिधि का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। मतदान करने का जो अधिकार था वह काफी सीमित था। मतदान का अधिकार बहुत सीमित रखा गया था। जो 10,000 रुपए वार्षिक कर देते थे उनको मत देने, 3 प्रकार के लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था। जो 10,000 रुपये वार्षिक कर दिया करते थे, या जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए हुआ करती थी। बंगाल की बात करें तो बंगाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था जिनके पास नवाब की उपाधि थी। नवाब की उपाधि थी जिनके पास। तो ये थे भारत परिषद अधिनियम 1909 या पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधान। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।